रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक बहुत बड़ा रेगुलेटरी ओवरहॉल किया है और रेगुलेशन ऑफ पेमेंट एग्रीगेटर का एक डायरेक्शन निकाला है 15 सितंबर 2025 को। इसके तहत बताया गया है कुछ यहाँ पे रेगुलेशंस तय करी गई हैं और एक डेट भी तय करी गई है कि अगर तब तक लाइसेंस प्राप्त नहीं करते हैं ये पेमेंट एग्रीगेटर्स तो उन्हें अपना ऑपरेशन इंडिया में बंद करना पड़ेगा। पेमेंट एग्रीगेटर का मतलब वो सिस्टम जिसके माध्यम से हम कुछ भी सामान खरीदते परचेज करते हैं, जैसे पेटीएम हो गया या फिर सीसी वेन्यू हो गया, भारत पे हो गया, ऐसे बहुत सारे पेमेंट एग्रीगेटर्स हैं जिसके माध्यम से हम सामान खरीदते हैं। तो अगर ये सारे रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर पाते हैं तो इनको अपना बिजनेस समेटना पड़ेगा इंडिया से। इसको हम डिटेल में चर्चा करेंगे क्योंकि एक नया रेगुलेशन है ये, तो इसमें बहुत सारी बातें हैं जो हमको समझनी पड़ेंगी। तो ये जो पावर्स हैं ये भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ये आरबीआई को मिलते कहाँ से हैं। तो ये जो अभी किया गया है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 और फेमा एक्ट 1999 के तहत ये सारे पावर्स हैं जिसमें नॉन बैंक पेमेंट फैसिलिटेटर्स जो भी हैं उनको भी आरबीआई के सुपरविजन में लाया जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो और इसकी इन्फॉर्मेशन समझ में आ जाए, अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक जरूर किया करिए और इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि पेमेंट एग्रीगेटर आखिर होते क्या हैं। तो इसके ऑफिशियल जो डेफिनेशन है वो यही है कि पेमेंट एग्रीगेटर ऐसी एंटिटी है जो फैसिलिटेट करती है एग्रीगेशन ऑफ पेमेंट्स फॉर मर्चेंट फ्रॉम कस्टमर। कि मर्चेंट, जो भी मर्चेंट है, चाहे आप दुकान पे हो चाहे ऑनलाइन हो, अगर कोई कस्टमर जा रहा है पेमेंट करने के लिए तो पेमेंट एग्रीगेटर क्या करेगा, उसको बहुत सारे माध्यम उपलब्ध करवाएगा कि आप नेट बैंकिंग कर सकते हो, आप यूपीआई कर सकते हो और वैसे कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हो। तो वो सारा जो पेमेंट एग्रीगेट करने का काम करते हो पेमेंट एग्रीगेटर होता है। तो क्या होता है कि जब आप पैसा पे करते हो किसी भी पेमेंट एग्रीगेटर को, तो होता क्या है कि वो पैसा डायरेक्ट उसके खाते में नहीं जाता है जो कि दुकानदार होता है, वो पेमेंट एग्रीगेटर के खाते में जाता है। और फिर पेमेंट एग्रीगेटर क्या करेगा, उसे सेटल करता है मर्चेंट के साथ में। वो कैसा सेटलमेंट होता है, वो T+1 डेज का भी हो सकता है, T+2 डेज का भी हो सकता है। मतलब जब सेटलमेंट हुई उसके 24 घंटे के बाद आपकी पेमेंट आएगी। कुछ पेमेंट एग्रीगेटर आपको कुछ घंटे में भी पेमेंट दे सकते हैं। तो ऐसे ये पूरा सेटलमेंट होता है। तो डायरेक्ट वो जाके मर्चेंट के पॉकेट में नहीं जाता, पहले पेमेंट एग्रीगेटर पॉकेट में जाएगा, फिर वहीं से आपका जो मर्चेंट होगा उसकी पॉकेट में वो आता है अपना कुछ कमीशन वगैरह काट करके। तो आरबीआई ने पेमेंट एग्रीगेटर्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया इस रेगुलेशन में। पहली कैटेगरी है पीए मतलब पीए फिजिकल पेमेंट एग्रीगेटर। फिजिकल का मतलब ये हुआ कि ऐसे पेमेंट एग्रीगेटर जो फैसिलिटेट करते हैं ट्रांजैक्शन को, जो कि डिवाइस के माध्यम से होता है, मतलब फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ता है पेमेंट इंस्ट्रूमेंट को वहाँ पे। जैसे आप कभी किसी मॉल में जाएंगे तो वहाँ पे ऐसे एक मशीन से आपको देखने को मिलती है जिसमें नंबर वगैरह रहता है। आप अपना कार्ड ऐसे स्वैप करते हैं या फिर लगाते हैं और उसके बाद वो पेमेंट होती है, जिसको क्या कहते हैं पीओएस मशीन, पॉइंट ऑफ सेल जो टर्मिनल होते हैं वैसे। तो वो जो होते हैं उनको पेमेंट एग्रीगेटर फिजिकल कहा जाता है कि उसके माध्यम से आप पेमेंट कर पाते हैं। एक होते हैं जो कि होते हैं पीए ऑनलाइन, मतलब जैसे आप पेटीएम, रेजर पे, सीसी वेन्यू, अमेजॉन पे, तो ये सब जो माध्यम है जो केवल ऑनलाइन उपलब्ध हैं। कि आप जा रहे हो कुछ खरीदने के लिए, आपने पेटीएम का जैसे टिकट बुक करने गए तो वहाँ पे आपको पेटीएम का पेमेंट एग्रीगेटर दिखा, उस पर क्लिक करके आप आसानी से जो पेमेंट है वो कर सकते हो। तो ये होते हैं पेमेंट एग्रीगेटर ऑनलाइन। और एक होते हैं पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर, मतलब सेम वही पैसा आपको भेजना है यहाँ से किसी दूसरे देश में, क्रॉस बॉर्डर आपको भेजना है, तो वो पेमेंट एग्रीगेटर क्या होते हैं, क्रॉस बॉर्डर होते हैं। तो ऐसे 3 तरह के पेमेंट एग्रीगेटर इंडिया में काम कर रहे हैं। यहाँ पर जो एक टर्म आता है पेमेंट गेटवे का, उसको भी आप समझ के रखिए। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं पेमेंट एग्रीगेटर और पेमेंट गेटवे को लेकर के। इसके ऊपर मैंने पूरी एक वीडियो बना रखी है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। आप जाकर के देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर ये दोनों सेम नहीं बल्कि अलग अलग हैं और क्या इनमें अलगाव होता है वो समझ में आएगा। तो यहाँ पे ये जो रेगुलेशन है पेमेंट गेटवे के ऊपर लागू नहीं होती है, क्योंकि पेमेंट गेटवे क्या करते हैं, केवल एक टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं ताकि वो पेमेंट को राउट कर सकें। और पेमेंट एग्रीगेटर क्या है, जैसे पेमेंट एग्रीगेटर क्या करेगा कि पहले आपका पैसा उसके पॉकेट में जाएगा, फिर वहां से आपको ट्रांसफर करेगा। पेमेंट गेटवे केवल एक आपको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करवाएगा पैसा पेमेंट करने की। कस्टमर ने पे किया, पेमेंट गेटवे से होता हुआ पैसा आपके पॉकेट में या जो मर्चेंट होगा उसके पॉकेट में आता है, तो ये पैसा स्टोर नहीं करता है। इसीलिए इस जो रेगुलेशन है ना, उसमें पेमेंट गेटवेज को आउटसाइड में रखा गया है, मतलब पेमेंट गेटवेज से प्रभावित नहीं होंगे, वो जैसे काम कर रहे हैं वैसे करेंगे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इसके एप्लीकेबिलिटी की। तो एप्लीकेबिलिटी की अगर बात करें तो किसके ऊपर ये रेगुलेशंस अप्लाई हो रहे हैं,
तो ये बैंक और नॉन बैंक दोनों के ऊपर अप्लाई हो रहे हैं। और यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो भी बैंक का मतलब जो पेमेंट एग्रीगेटर के तौर पे बैंक जिस अगर इस एक्टिविटी में है तो उनके ऊपर भी अप्लीकेबल होगा। और जो ऑथराइज डीलर बैंक हैं या फिर जो शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक हैं जो भी इस पेमेंट एग्रीगेटर के बिजनेस में शामिल हैं उसके ऊपर ये रेगुलेशंस जो है वो लागू होते हैं। तो यहाँ पे अब आते हैं कि जो डेडलाइंस वगैरह और क्या रेगुलेशंस की इंपॉर्टेंट बातें उसको समझते हैं। तो इसमें जो ऑथराइजेशन है इसको हम कहेंगे सीओए, मतलब सर्टिफिकेट ऑफ ऑथराइजेशन। तो जितने भी नॉन बैंक पीएज हैं जिन्होंने इनकॉर्पोरेट कर रखी है कंपनी और यहाँ पे उनको ऑथराइजेशन लेना पड़ेगा आरबीआई से आगे से, वो ताकि वो पेमेंट एग्रीगेटर के तौर पे काम कर सकें और अपनी जो सर्विसेज हैं वो दे सकें। हालांकि इसमें जो बैंक्स हैं उनको ऑथराइजेशन लेने की जरूरत नहीं है, वो बिना ऑथराइजेशन लिए ही काम कर सकें क्योंकि बैंक्स हैं वो उनके ऊपर पहले से ही आरबीआई की पूरे टाइट गाइडलाइंस होती ही हैं। लेकिन जो नॉन बैंक्स हैं उनको ये ऑथराइजेशन लेना पड़ेगा। कभी आपने देखा था पिछले स्लाइड में कि मैंने बताया कि दोनों के ऊपर लागू होता है, फिर यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि बैंक को जरूरत नहीं है। तो केवल ऑथराइजेशन लेने की जरूरत नहीं है बैंक को, लेकिन इस रेगुलेशन में केवल ऑथराइजेशन के अलावा बहुत सारे और भी चीजें हैं जो बैंक्स को भी फॉलो करनी पड़ेंगी। वो सारी जो गाइडलाइंस हैं वो फॉलो करना पड़ेगा, बस ऑथराइजेशन केवल नॉन बैंक्स पीए को लेना है। 31 दिसंबर 2025 को तारीख तय करी गई है जिसमें ऐसे जो एंटिटीज हैं जो केवल पीएपी मतलब जो पेमेंट एग्रीगेटर फिजिकल में काम कर रहे हैं उनको अप्लाई करना पड़ेगा आरबीआई के ऑथराइजेशन के लिए। अगर वो 31 दिसंबर तक अप्लाई नहीं कर पाते हैं या फिर उनको मिल ही नहीं पाता है तो उनको फरवरी 28 2026 तक अपना बिजनेस समेटना पड़ेगा पीएपी का, और फिर मतलब वो ये काम नहीं कर सकते, ना सर्विसेज दे सकते हैं। और 1 जनवरी 2026 से जितने भी नए ऑन बोर्ड होंगे मर्चेंट्स उन सब को जो नए जो ड्यू डिलीजेंस है उसको फॉलो करना पड़ेगा जो कि स्ट्रिक्टर नॉर्म्स को लाता है, ताकि और अच्छे तरीके से पेमेंट एग्रीगेटर्स वाला पूरा जो फ्रेमवर्क है उसको लागू करवाया जा सके और यहाँ पर कुछ भी ऐसा फ्रॉड वगैरह ना हो। तो इसके लिए जो टाइट गाइडलाइंस हैं केवाईसी उसको किया गया है, तो वो 1 जनवरी 2026 से लागू हो रही है। तो आपके मन में सवाल आएगा कि जो बाकी जो पीएस हैं जैसे पीए ऑनलाइन और पीए क्रॉस बॉर्डर इनके लिए क्या है। तो ये पीए ऑनलाइन और पीए क्रॉस बॉर्डर पहले से ही इनको सर्टिफिकेट ऑफ ऑथराइजेशन मिला रहता है, मतलब ये लेकर के ही इस बिजनेस में आते हैं। पीएपी के लिए अभी तक नहीं था तो उसके लिए डेडलाइन तय कर दी गई है। उसमें भी ये बताया गया है कि ऐसे जो पीए ऑनलाइन है अगर वो पीएपी की तरह भी काम कर रहे हैं, मतलब जैसे बहुत सारे ऐसे आपको मिलेंगे जो ऑनलाइन भी हैं और ऑफलाइन भी, मतलब ऑफलाइन का मतलब फिजिकल जिनकी प्रेजेंस है वो भी हैं। तो ऐसे जितने भी यहाँ पे एंटिटीज हैं तो जितने फिजिकल वाले हैं उनको सर्टिफिकेट ऑफ ऑथराइजेशन फिर से अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब उनको मॉडिफाई करके फिर से सीओए दिया जाएगा जिसमें फिजिकल की भी यहाँ पे परमिशन को हो पाएगी। तो ये है पूरी न्यूज। अगर ये नहीं हो पाएगा तो आप समझिए कि जितने भी बिजनेस ऐसे हैं वो बंद ही हो जाएंगे। तो इसमें बात करते हैं कुछ केवाईसी और मर्चेंट ड्यू डिलिजेंस की, जिसका मैं कह रहा था कि केवल एक ही ऑथराइजेशन का ही चक्कर नहीं है, केवाईसी के नॉर्म्स भी यहाँ पे टाइट किए गए हैं ताकि जो पीएज हैं उनको अब रिस्पॉन्सिबल होगा कि वो फुल केवाईसी करेंगे, फुल कस्टमर ड्यू डिलिजेंस करेंगे। मतलब जो मर्चेंट उनके ऊपर आ रहे हैं ऑन बोर्ड कर रहे हैं उनको जो आरबीआई की मास्टर डायरेक्शन है केवाईसी को उसके तहत पूरा उतरना पड़ेगा। मतलब एक कस्टमर्स के लिए नहीं, मर्चेंट जैसे मान लीजिए आपकी दुकान है और आप उसको वेबसाइट भी आपने खोल रखी है या फिर आपकी दुकान है आप ऑनलाइन पेमेंट भी एक्सेप्ट कर रहे हो पीओएस मशीन के थ्रू, तो आपका भी ना पूरा केवाईसी होगा तब आपको मशीन वगैरह मिल पाएगी। फिर बैकग्राउंड चेक की भी इसमें बात करेगी कि पीएस को ही बैकग्राउंड चेक भी कंडक्ट करना पड़ेगा ताकि ये समझा जा सके जो मर्चेंट आ रहा है उसका बैकग्राउंड कैसा है। ऐसा तो नहीं है कोई ऐसा हो कि यहाँ फ्रॉड करके गया कहीं दूसरी जगह पे उसने फिर से नया बिजनेस खोल लिया हो फ्रॉड करने के लिए लोगों का पैसा लेके भाग जाता हो, तो वो सारी चीज़ें ताकि फ्रॉड वगैरह से बचा जा सके। इसके अलावा जितने भी नॉन बैंक पीएज हैं उनको रजिस्टर करना पड़ेगा फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया के थ्रू ताकि जो भी रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट हो पूरी करी जा सके। तो ये केवाईसी और जो मर्चेंट ड्यू डिलिजेंस है पूरी करनी पड़ेगी। इसमें तो पीएज का जो है पूरा बहुत यहाँ पे योगदान रखा गया है, मतलब इन्हीं के ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन्हीं को ये सारी चीज़ें करनी है। अब आपको पता है अगर नहीं करेंगे सही से तो आरबीआई पेनाल्टी लगाती है, फिर भी नहीं सुधरते हैं तो सीधे लाइसेंस कैंसिल होता है। अगर हम बात करें इसमें जो फंड मैनेजमेंट है उसको कैसे किया जाएगा, तो इसमें एस्क्रो अकाउंट का प्रयोग किया जाएगा। मतलब कि अब जो भी जो पेमेंट होगी पीएस, जो मैंने क्या कहा पीएस के पास पहले पैसा था फिर वो आपको देते हैं मर्चेंट को देते हैं, तो पीएस अब जो भी इस तरह का पैसा इकट्ठा करेंगे मर्चेंट के द्वारा उसको एक अलग से एस्क्रो अकाउंट में रखना पड़ेगा जो कि शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक में उनको मेंटेन करना पड़ेगा।
होगा क्या कि आरबीआई जो इस तरह के जो ट्रांजेक्शन्स हैं उस पे आरबीआई ने पूरा डिफाइन कर रखा है किस तरह के ट्रांजेक्शन्स परमिटेड हैं क्रेडिट के लिए और डेबिट के लिए, तो वो केवल ट्रांजेक्शन्स उस एस्क्रो अकाउंट से हो पाएंगे। और इससे होगा क्या कि अभी तक जो कोमिंगलिंग हो रही थी, मतलब कि एक ही अकाउंट में सारा पैसा है, इसमें जो पीए का जो पर्सनल या कह सकते हैं कॉर्पोरेट का पैसा है वो भी है, इसी में जो अकाउंट का पैसा आ रहा है मर्चेंट्स का वो भी है, तो ऐसे ये पूरा एकदम मिंगलिंग हो जा रही है फंड की। तो ये अब दूर हो सकेगी कि को मिंगलिंग ऑफ फंड को अब हटा दिया गया है। अब जो पैसा जो वो मर्चेंट से लेंगे ना उसको एक अलग ही रिंग फेंस्ड कर दिया गया है कि उस पैसे को कोई छू नहीं सकता है, वो पीए के अपने जो ओन कॉर्पोरेट फंड है उससे अलग रखा जाएगा। और इसमें ये बात हुई है कि अगर एस्क्रो अकाउंट में रखेंगे तो उस पे ये कहा गया है कि वो उस पे जो कोर पोर्शन है उस पैसे का जो मर्चेंट से इकट्ठा किया उस पर इंटरेस्ट वो अर्न कर सकते हैं। अब ये कोर पोर्शन को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो ये बताया गया कि 26 फोर्टनाइट का एक एवरेज लिया जाएगा सबसे लोएस्ट डेली बैलेंस का। मतलब समझिए कि मान लीजिए आज का जो लोएस्ट डेली बैलेंस हो गया मान लीजिए 1 करोड़ रुपए, है ना, तो ऐसे करके 26 हफ्ते या फिर ऐसे समझिए 6 महीने का ऐसे एवरेज लिया जाएगा और वो लेट से आ जाता है 10 करोड़ रुपए की, इतना एवरेज आ रहा है, तो इसी पे उस 10 करोड़ रुपए पे इनको इंटरेस्ट मिल पाएगा, इसके अलावा और किसी पैसे पे इनको इंटरेस्ट नहीं मिल पाएगा। इसमें खास तौर पे ध्यान रखना है आपको कि ये जो पैसा है अब एस्क्रो अकाउंट में रखा जाएगा। एस्क्रो अकाउंट का मतलब ऐसे समझिए सिंपल टर्म में कि एक अकाउंट है जिसमें दो पार्टीज हैं, लेट से कि यहाँ पे पीएज हो गए और दूसरे क्या हो गए मर्चेंट हो गए, है ना, पीएज और मर्चेंट। तो अब ये जो अकाउंट एस्क्रो अकाउंट है इस पे जो पूरा रेगुलेशन है वो किसी थर्ड पार्टी का ऐसे होगा, कोई भी हो सकता है, मान लीजिए इस केस में आरबीआई इस पे होगा, मतलब आरबीआई परमिट करेगी तभी इसमें से पैसा निकाला जा सकेगा और इसमें पैसा आ सकेगा, जो भी डेबिट क्रेडिट के फंक्शंस हों काम कर पाएंगे। मतलब ऐसा नहीं होगा कि पीए इसमें से मनमानी पैसा निकाल पाएगा, जब भी मन करेगा तब निकालेगा, जब मन करेगा नहीं निकालेगा, ये नहीं हो पाएगा। तो इसलिए एस्क्रो अकाउंट रखा जाता है, खास तौर पे आपने इस टर्म को सुन रखा होगा रियल एस्टेट के टर्म में, कि अगर आप कोई घर खरीदते हैं तो कहा जाता है एस्क्रो अकाउंट में पैसा दीजिए ताकि आपका पैसा फंसे नहीं। इस केस में अगर पीए जो है वो डिफॉल्टर होता है, कोई इसमें धोखाधड़ी होती है, तब भी आपका पैसा क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा। तो इसलिए सुरक्षा को बढ़ाने के लिए एस्क्रो अकाउंट का प्रयोग किया जा रहा है। तो अब इसके हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन कर लेते हैं। सबसे पहले ये जो डायरेक्शंस हैं ये 15 सितंबर को आई हैं 2025 को, और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात करी गई है जो मैंने सोचा कि ये पीएस के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कि इसमें जिनको भी सर्टिफिकेट ऑफ ऑथराइजेशन चाहिए नॉन बैंक्स को, तो उसमें ये कहा गया है कि जब वो अप्लाई करेंगे सीओए के लिए तो उनकी जो मिनिमम नेटवर्थ है वो 15 करोड़ रुपए होनी चाहिए, और ये जो नेटवर्थ है वो आने वाले 3 सालों में बढ़ के 25 करोड़ रुपए तक हो जानी चाहिए। तो ये यहाँ पे कंडीशन लगाई गई है, तभी आप इसके लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। यहाँ पे 3 कैटेगरीज बताई गई हैं पीए की, जो मैंने आपको पहले ही बताया है, और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि बैंक्स को अलग से इस पीए के बिजनेस के लिए यहाँ पे अप्लाई नहीं करना, ऑथराइजेशन नहीं लेना है, केवल नॉन बैंक्स को लेना है। लेकिन बाकी सारी चीज़ें जो रेगुलेशंस हैं, जैसे अलग एस्क्रो अकाउंट हो गया, जो भी केवाईसी के नॉर्म्स हो गए, वो सारी चीज़ें फ्रॉड प्रिवेंशन के लिए जो भी सारी चीज़ें, इसमें ये भी कहा गया है कि इनको हर क्वार्टर में जो सर्ट इन वेब, आप पता होगा कि गवर्नमेंट की एजेंसी है, उसके थ्रू ऑडिट भी करवाना होगा, वो सारी चीज़ें सबके ऊपर लागू हो रही हैं। पेमेंट गेटवेज को इसमें से आउटसाइड रखा गया है पेमेंट रेगुलेशन में। मर्चेंट्स के लिए अब जो ड्यू डिलीजेंस है पहले से ज़्यादा स्ट्रांग होगी, केवाईसी नॉर्म्स को थोड़ा स्ट्रिक्ट किया गया है। अलग जो स्ट्रिक्ट एस्क्रो अकाउंट का मैनेजमेंट हो पाएगा, और इसकी भी क्वार्टरली जो ऑडिट रिपोर्ट है आरबीआई के पास जाएगी। यहाँ पे ये भी बताया गया है कि जो मैक्सिमम सिंगल क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन है उसकी वैल्यू 25 लाख रुपीज़ करी गई है, और जो भी पेनाल्टीज हैं नॉन कंप्लायंस को लेकर के वो भी इंक्लूड किया गया है कि अगर आप कुछ नहीं कर पाते हैं उसके लिए अलग अलग से पेनाल्टीज यहाँ पे तय करी गई हैं। ये मैंने आपको जैसे बताया डेटा सिक्योरिटी के लिए सर्टेन के जो ऑडिट्स हैं वो मैंडेटरी हो चुके हैं। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, पीएस के ऊपर ये लागू होंगे। इससे होगा क्या कि इससे जो हमारा पैसा है ज़्यादा सुरक्षित रहेगा, फ्रॉड के चांसेस थोड़ा कम होंगे, और बीच में जो मिंगलिंग हो रही थी ना फंड्स वगैरह की, वो सब भी जा करके रुकेगी, और ये सारा जो सिस्टम है एक रेगुलेशन के तहत आरबीआई के परव्यू में काम कर पाएगा। तो आपको ये न्यूज़ कैसी लगी मुझे बताइएगा। सारी बातें मैंने आपको इंपॉर्टेंट बता दी हैं। ये वीडियो अगर अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो वीडियो को लाइक करिए। इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने इससे बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।